नमस्कार सर। आज हम फिर डॉक्टर एस.के. घोषाल जो कि कालचक्रम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और फाउंडर हैं, उनके साथ फिर उपस्थित हुए हैं एक छोटे से क्वेश्चन सेशन के लिए। तो सर आज का जो मेरा सवाल है, ये मेरे मन में भी, मेरे दोस्तों के मन में भी काफ़ी मतलब एक कैसे कहें कि डिबेट का एक वो पैदा करता है डिबेट पैदा करता है कि जो रत्न हम पहनते हैं सर, जैसे कोई भी स्टोन्स होते हैं, माणिक, मूंगा पहनते हैं, तो इनसे क्या फर्क पड़ता है। और जैसे हम कहते हैं कि अरे 2 रत्ती का, मेरे को तो 2 रत्ती का दिया, अरे मेरे को तो 4 रत्ती का दिया है, शायद उससे कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा, या किसी को 6 रत्ती का देते हैं। तो इन सब चीज़ों से सर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये थोड़ा असमंजस है हमारे दिमाग में। और अगर फर्क पड़ता है तो वो किस तरीके से हमारे जीवन में कार्यरत होता है सर, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें आप। ओके, सो सबसे पहले हमारे सभी मित्रों, दर्शकों, बंधु बांधवों को जय जगन्नाथ। और प्रभु की कृपा से कोविड-19 का जो प्रकोप है, महामारी का, हम चाहते हैं कि प्रभु इन सब से आपकी रक्षा करे। आज का जो विषय है, जैसा कि आपने पूछा रत्न के बारे में, रत्न किस प्रकार वर्क करता है, और पर्सन टू पर्सन जो है इसके वेट में भी डिफरेंस होता है। कभी हम किसी रत्न का जो है वो वेट 12 रत्ती, 14 रत्ती, 15 रत्ती, रत्ती जो होता है वो मापक होता है हमारा। जैसे हम सोने में जो है वो तोला, ग्राम इत्यादि करते हैं, स्टोन का मापक रत्ती और कैरेट में हम लोग लेते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये जो वेरी करता है, इसमें 15 रत्ती, 16 रत्ती कोई स्टोन 4 रत्ती, 5 रत्ती, कोई स्टोन जो है वो 8 रत्ती, 10 रत्ती। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है कि इतने वेरिएशन स्टोन के जो है वो वजन में, पहनने में। एंड मोस्ट प्रोबेबली लोग जो है वो स्टोन के वजन के ऊपर में ही जो है वो ज्यादा फोकस हो जाते हैं। लोग वजन के चलते जो उनकी क्वालिटी है उसमें उनका जो है वो ध्यान ही नहीं जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो ये बात करेंगे कि रत्न वर्क किस तरह से करता है, कार्य, रत्न का कार्य क्या है, रत्न कैसे वर्क करता है। रत्न ना आस्तिक और ना नास्तिक देख के वर्क करता है। सिंपल सा है कि अगर आप एक दवा भी खा रहे हो तो आपको भरोसा उस पर होना चाहिए कि ये दवा लेने से जो है वो हमारी तबीयत ठीक होगी। अगर भरोसा नहीं है, मन में ये रहा कि ये दवा खा के हम ठीक होंगे या नहीं है, तो ठीक होने के बावजूद भी आपके मन में शंका रहेगी, और ये जो शंका है, इसी शंका के कारण आप दोबारा बीमार पड़ोगे एंड फिर आप कहोगे कि वाकई में हम तो जो है ठीक ही नहीं हुए। तो रत्नों को भी पहनने के बाद सर्वप्रथम जो है वो ये आप में विश्वास होना चाहिए कि ये वर्क जो है वो करेगा प्रॉपर तरीके से हमारे लिए। तो प्रथम तो जो है वो विश्वास। दूसरा जो इसका साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि कोई भी रत्न जब हम पूर्ण रूप से विश्वास करके जब हम पहनते हैं तो वहां पर उसका एक साइंटिफिक अप्रोच ये होता है, वो है क्रोमोथेरेपी। कोई भी रत्न जो है वो क्रोमोथेरेपी, एक्सेप्ट मूंगा, मोती या ऐसे स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। अगर क्वालिटी में उन्हें देखने में अगर ट्रांसपेरेंसी हमें नजर नहीं आए, उस सूरज की रोशनी जो है वो उस स्टोन के आर या पार अगर नहीं जाते हुए प्रतीत होती है, तो आप समझ लेना कि वो स्टोन जो है आपको टच थेरेपी से वर्क करेगा, और उसकी क्वांटिटी जो है वो अन्य ट्रांसपेरेंट स्टोन के तुलना में जो है वो दुगनी या 3 गुनी जो है वो जरूरत पड़ सकती है आपको, बिकॉज वो आपको टच करके वर्क करता है। बाकी स्टोन जो है वो क्रोमोथेरेपी, सूर्य की रोशनी, आपको पता है कि सूर्य से जो है वो 7 रोशनियां निकलती हैं, 7 किरणें निकलती हैं, और ये जो किरणें होती है ना, ये हमारे शरीर पे पड़ती हैं। अब हम जिस कलर का रत्न जो भी ग्रह का जब हम पहनते हैं, तो पर्टिकुलरली वो कलर जो है वो सूर्य की रोशनी से हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट होता है उस रत्न के माध्यम से। सो वो जो रत्न है वो एक यंत्र का काम करता है कि सूर्य के 7 किरणों, सूर्य की प्रकाश में 7 किरणों में से पर्टिकुलरली वो किरण एब्जॉर्ब करना जिस किरण के माध्यम से खासकर वह ग्रह मजबूत हो जाए। जैसे अगर हम पीला कलर की अगर हम बात करें, पीले किरण की बात करें, तो हमारे मन में जो है वो ख्याल जो है वो बृहस्पति के बारे में आता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, बृहस्पति नम्रता का कारक होता है, बृहस्पति डिसिप्लिन का कारक होता है, बृहस्पति एक्सपांशन का कारक होता है। तो हमारे शरीर में
कफ प्रवृत्ति का जो है बृहस्पति कारक होता है। तो कहीं ना कहीं पीले रंग जो है वो बृहस्पति को जो वो आइडेंटिफाई करता है। और 7 किरणों में से जब हम पुखराज पहनते हैं तो 7 किरणें हमारे बॉडी पे पड़ता है, बशर्ते वो जो पुखराज है वो पीले रंग की किरणों को जो है वो एब्जॉर्ब करती है और स्टोन की जो कटिंग होती है उस कटिंग के माध्यम से रिफ्लेक्शन होता है और वो तीव्र गति से आपके बॉडी में इंजेक्ट करता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, सूर्य की 7 किरणों में से पर्टिकुलरली कोई 1 या 2 किरण आपके बॉडी में जाने की प्रक्रिया, ये जो है वो क्रोमोथेरेपी कराता है। हम जिसे कहते हैं कि ये जो है वो हमारा ग्रह चिकित्सा रत्नों के माध्यम से हुआ। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि रत्न तो इस प्रकार से कार्य करता है, अब जो मूंगा, मोती या ऐसे स्टोन जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, मतलब पारदर्शी नहीं हो, आर पार देखने से जो है वो हमें कुछ जो है वो प्रदर्शित जो है वो कुछ नहीं हो, तो वो स्टोन जो है वो स्पेशली अगर देखा जाए तो वो टच करके वर्क करता है। हमारे बॉडी में जो हमारे पसीने हैं, जो हमारे छिद्र हैं जिससे जो है वो ऊर्जा जो है वो निकलती है, पसीने निकलते हैं, तो उसके माध्यम से वो टच करके केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होता है। जैसे आप मान ले मोती हो चाहे मूंगा हो, तो मोती और मूंगा में स्पेशली देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके हमारे बॉडी में जो छिद्र से जो वो पसीने निकलते हैं, स्वेटिंग होती है, स्वेट जो निकलती है उसमें लवण होता है, सॉल्ट, उसके साथ में ये रिएक्ट करता है और छिद्रों के माध्यम से उस कैल्शियम कार्बोनेट की जो है एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जाती है। अब अगर हम बात करें कि सपोज हम किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं स्टोन की, हमें स्टोन परचेज करना है। अब आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी है कि आप किसी स्टोन के जो है वो शॉप पे गए और आपसे पूछा गया कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आपने जो है वो बताया कि जो है वो हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं जो आप 40,000, 50,000, 30,000, पुखराज नीलम की मैं बात कर लूं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सपोज मान लीजिए कि 5 स्टोन आपके समक्ष रखा गया, पांचों की प्राइस जो है वो 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 जो है वो है, पांचों का वजन 5 रखती है। तो इस मामले में हम जो है चमक, प्राइस और उसका वजन देख करके जो है वो हम उसमें से कोई एक जो है वो छांट लेते हैं। बट अगर हम आपसे क्वेश्चन ये करें कि क्या पांचों में सेम पावर होगा, तो यहां पर इसका उत्तर जो है वो होगा नहीं। कारण कि पांचों कोई दवा कंपनी के दुकान में बनी हुई मेडिसिन नहीं है जो पांचों में सेम पावर 500 mg का पावर इंजेक्ट किया गया हो थ्रू मशीनरीज और वो आपको जो है वो सेम पावर जो है पांचों देगा। नो, ऐसा भी हो सकता है कि उन पांचों में से किसी एक का पावर कम, किसी एक का पावर ज्यादा, किसी एक का पावर एकदम कम हो, किसी एक का पावर बहुत ज्यादा हो। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये पावर क्या होता है। तो पावर का तात्पर्य यहां पर है कि किसी भी रत्न की एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना, पावर की बात करते हैं, उसकी कितनी क्षमता है आपको जो है वो अपना इम्पैक्ट जो है वो देने की, तो वो हमें पता चलता है उस रत्न की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि उस रत्न की प्राकृतिक क्षमता और उस रत्न में हुए जो कटिंग है, उस कटिंग के माध्यम से जो ऊर्जा रिफ्लेक्ट करती है, उसके माध्यम से हमें जो है वो उसका एनर्जी जो है वो आराम से पता चलता है। तो ये जो पत्थर की एनर्जी है ये पांचों में जो है वो डिफरेंट होगी। ये पांचों का अगर हम चेक करवाए मशीनरी से तो वो पॉसिबल नहीं है कि जो है वो सेम हो। दैट मीन्स कि हम सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि उस 5 में से कोई एक स्टोन हमने ये सेलेक्ट कर लिया अपने मन से जो स्टोन की पावर बहुत कम हो, और जब वो वर्क ना करे, आप में कोई परिवर्तन ना नजर आए, तब आप कहेंगे कि जो है वो ये सब फालतू होता है। दैट मीन्स कि एक तो आपके तरफ से पत्थर के सिलेक्शन में गलती होगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक आयुर्वेद का डॉक्टर ही समझ सकता है कि जड़ी बूटियों की औषधि से जब निर्माण जब किया जाता है तो वो पर्सन टू पर्सन जो है जड़ी बूटियां जो है ना वो उनके शरीर में ऑलरेडी जो शरीर की प्रवृत्ति है उसके अनुसार डिपेंड करता है कि कौन सी औषधि कितनी मात्रा में मिलानी है और फिर उसका मिश्रण बना करके और फिर वो प्रोवाइड करनी है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम रत्नों की बात करेंगे तो एक ज्योतिष को ही पता चल सकता है कि कितने पावर का रत्न आपको चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आपके बॉडी की एनर्जी, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी, ये कंपलसरी नहीं है कि आपके फादर के साथ इक्वल हो, आपके मदर के साथ इक्वल हो, या आपके बेटे की जो है वो आपके साथ इक्वल हो। सबकी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है, तो सबकी एनर्जी लेवल भी अलग होता है।
तो जिस प्रकार एनर्जी लेवल अलग होता है, ठीक उसी प्रकार जब आप रत्न पहनते हो ना, तो उन रत्नों की एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के द्वारा, वो किसी की बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, किसी कम एब्जॉर्ब करती है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमें यह भी जानना होगा कि आपकी बॉडी कितना एनर्जी डिमांड कर रही है। हमें उसके अकॉर्डिंग जो है रत्नों का वजन जो है वो बढ़ाना होगा, और साथ में क्वालिटी भी ध्यान देना होगा। क्वालिटी इज कंपलसरी, बट अगर वजन देखा जाए ना, तो वजन डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी जो है वो आपको चाहिए। अब एक 50 केजी वाले बंदे को जितना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं कि 80 केजी वाले बंदे को भी जो है वो उतना ही वजन का रत्न चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक उसी प्रकार एक 25 साल के जो है वो बंदे को जितना वजन का पत्थर चाहिए, उतना ही एक 50 साल की लेडी को चाहिए। नो, ऐसा हो सकता है कि उस 50 साल की लेडी को जो है वो शरीर में एनर्जी के लिए मूंगा जो है 20 रत्ती की देने पड़े, और 25 साल की जो है वो बच्ची को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मूंगा जो है वो हमारा 10 रत्ती या 12 रत्ती या 15 रत्ती से भी काम चल जाए। तो ये बॉडी की एनर्जी, स्टोन की एनर्जी, पहले तो इन दोनों को जानना होगा। क्योंकि आप जो ज्योतिषी हैं, वो ज्योतिषियों का मेन कर्तव्य तो ये होता है कि सर्वप्रथम आप रत्नों के बारे में ज्ञान रखें। द्वितीय वर्ग ये होता है कि जब आप रत्नों की एनर्जी के बारे में आपको आइडिया है, तो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं रत्नों के बंडल में से कि कौन सा रत्न की जो है वो पावर ज्यादा है, कौन सा रत्न की जो है वो कटिंग, आप कटिंग देख के, क्वालिटी देखकर जो है वो आप पहचान सकते हो कि इसकी रिफ्लेक्टिव और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होगी। और दूसरा, उस बंदे की जो है वो बॉडी की एनर्जी कितना है, या बंदे को कितनी एनर्जी की चाहिए, कितना प्रबल है उसका ग्रह, कितना दुर्बल है उसका ग्रह। तो हमें इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करके हम फिर जाकर स्टोन सिलेक्ट करते हैं, और फिर जो है वो किसी जो है वो जातक को हमें जो है वो देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि स्टोन, हर स्टोन की अपनी केमिकल फॉर्मेशन है, और उस केमिकल फॉर्मेशन को एक ज्योतिषी को जानना सबसे पहले जरूरी है। केमिकल फॉर्मेशन के साथ में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी आइडिया जो है वो होना चाहिए। कैसे वर्क करता है, कैसे ह्यूमन टू ह्यूमन उसके वजन में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो भी पारदर्शी रत्न होते हैं वो एक स्टैंडर्ड कहा जाता है कि जितना आपका वजन हो उसको 12 से डिवाइड करके जो आता है वो उतनी रत्ती पहनना चाहिए। किसी किसी किताबों में ये मेंशन किया गया, बट ये जरूरी नहीं है कि एक 25 साल की स्वस्थ बच्ची को 5 रत्ती का अगर हम माणिक देते हैं, उसका वजन 60 केजी है, तो एक दूसरे बच्ची को जो 60 केजी की ही हो और 25 साल की ही हो, उसको 5 ही रत्ती का जरूरत हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी शारीरिक स्थिति जो है वो अत्यंत दुर्बल हो, सूर्य उसके कुंडली में काफी कमजोर हो, और सूर्य को स्ट्रांग, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें सूर्य का रत्न जो है वो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी मात्रा में उसे देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। वहां पर उसे 6 की जगह 8 रत्ती या 10 रत्ती दिया जा सकता है। इसलिए ठीक इसी प्रकार जब किसी रोगी को देख करके डॉक्टर जो है वो दवा एक साथ नहीं लिखते, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बॉडी की कैपेसिटी और उनको पहले से क्या रोग है, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है। ये रत्न जो है हम किताबें पढ़ के जो है वो, ये मंगल कमजोर है तो 12 रत्ती दे दिए, किताबों में लिखा हुआ है। सूर्य कमजोर है तो हम 4 रत्ती दे दिए, किताबों में लिखा हुआ है। बुध कमजोर है तो 3.5 रत्ती पन्ना दे दिए, 8 रत्ती पन्ना दे दिए। ऐसा नहीं होता। हमें किताबों से रेमेडीज नहीं देखनी है, हमें जातक की कुंडली का विचार करके, ग्रहों की स्थिति और जातक की बॉडी की हेल्थ के अनुसार, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या स्थिति है, इस चीज को देखने के बाद ही किसी को भी रत्न प्रिस्क्राइब करना चाहिए। सो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ज्योतिषियों के बारे में जब हम रत्न की अध्ययन करें, रत्न के बारे में चर्चा करें, रत्न के बारे में जब हम विद्या प्राप्त करने की कोशिश करें, तो हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मेशन आपको जो है वो आना चाहिए, क्योंकि रत्न कैसे बना है, रत्न कहाँ का वर्तमान समय में फेमस प्रसिद्ध है और अवेलेबल है मार्केट में, और रत्न जो है उनकी डुप्लीकेसी भी जो है मार्केट में तीव्र गति से हो रही है। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में जो है वो पार्थक्यता करने हमें जो है वो आनी चाहिए। ये हमारा ही काम है, ज्योतिषियों का ही काम है। ठीक उसी प्रकार जैसे डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मेडिसिन के बारे में आइडिया होना चाहिए, भले ही उसका कारोबार फार्मासिस्ट करे, ठीक इसी प्रकार ज्योतिषियों को रत्न के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, भले ही जौहरी उसका कारोबार ही करे। सो अब यहां पर
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको आप सबसे ज्यादा अपने मस्तिष्क में रखें और ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप रत्नों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि रत्नों की केमिकल फॉर्मेशन क्या होती है और रत्न कहाँ से अवेलेबल होते हैं, किन किन जगहों के रत्न बहुत ही प्रसिद्ध है और उनकी पावर भी अच्छी है, कहाँ के रत्न जो है वो एक आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेसी या फिर उसके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में जो है वो अवेलेबल होता है, बल्कि नाम भले ही जो है वो सेम हो लेकिन उस रत्न का पावर जो है वो उसके सब्स्टिट्यूट की तरह होता है। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं पुखराज से। पुखराज जो ढेला निकलता है, जो पत्थर निकलता है, स्पेशली श्रीलंका से पाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में। पुखराज और नीलम अगर देखा जाए तो ये रत्न जो पाया जाता है, ये पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे हम कोरंडम कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कोरंडम होता है वो एक ढेला होता है, उसमें हमारा जो है वो डिपेंड करता है कि जो अदर गैसेस है, टाइटेनियम और फेरम, इनकी मात्रा के अनुसार ही ये डिपेंड करता है कि अगर वहां पर फेरम और टाइटेनियम 1% इक्वल वे में रहे तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि वो जो है वो रत्न जो है वो पीला कलर का रहेगा, जिसके वजह से उसमें पुखराज के गुण आएंगे। अगर उसमें फेरम 1%, टाइटेनियम 0.01% रहेगा तो वहां पर जो है वो उसमें ब्लू कलर आएगा और जिससे वो नीलम बनेगा। और अगर दोनों की मात्रा अगर बीच बीच की हो जाए टाइटेनियम और फेरम की, तो वो मिक्स्ड कलर का निकलेगा, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं, जो कि आधा नीला और आधा पीला होता है। पीताम्बरी कोई खास नस्ल का रत्न नहीं है, वो एक जो है वो डिफेक्टिव पीस है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी जो है वो कोई जानवर के बच्चे जो है वो 5 पैर हो जाते हैं, 6 पैर हो जाते हैं, 2 मुंह हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है वो रत्न एक डिफेक्टिव पीस है जिसमें पुखराज और नीलम के जो है संयुक्त गुण आ जाते हैं, तो वहां पर फिर वो पीताम्बरी बन जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड श्रीलंका का सबसे फेमस है। अब अगर मैं पुखराज की बात करूं तो थाईलैंड से भी पुखराज आते हैं, थाईलैंड के पुखराज, थाईलैंड के नीलम आते हैं, जिसे हम थर्मल स्टोन कहते हैं। दैट मीन्स कि वो एक जो है प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें जो है वो गैसेस के माध्यम से कलर इंजेक्ट किए जाते हैं और वो एक जिस प्रकार देशी मुर्गी और आपके जो है वो फार्म मुर्गी में अंतर होता है, उसके वर्क में, उसकी जो है वो कार्यशीलता में, जो हमारे शरीर में जो वर्क करती है, वो जो अंतर होता है, ठीक इसी प्रकार इस रत्न में भी अंतर होता है। तो अगर हमारी क्षमता पैसे के आर्थिक दृष्टिकोण से अगर काफी कम है तो हम फिर जो है वो थाईलैंड के रत्नों में जा सकते हैं। लेकिन श्रीलंका का जो सिलोनी दैट मीन श्रीलंका का रत्न, वो विश्व भर में प्रसिद्ध है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब हम आते हैं पुखराज और नीलम के साथ ही अगर वो कोरंडम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोरंडम, मतलब वो जो पत्थर जो निकलता है माइन से, अगर उसमें क्रोमियम ऑक्साइड की मात्रा अगर आ जाए तो उसका कलर पिंक कलर में हो जाएगा और फिर वो माणिक के जो है वो रत्न की क्वालिटी में आ जाएगा। हम उसे माणिक की श्रेणी में रखेंगे और फिर वो जो है वो सूर्य का रत्न कहलाएगा। और सूर्य के रत्न में जो माणिक होता है वो ओल्ड बर्मीज, बर्मा माइंस का, पुराना माइंस का, आज से करीब जो है वो 30-40 साल, 20 साल पहले और 30-40 साल से वो स्टार्ट हुआ था। बर्मा में जो हमारे माणिक निकलते थे वो माणिक जो है वो सर्व प्रसिद्ध जो है वो थे। एंड उसके बाद सिलोनी अगर श्रीलंका से अगर निकलता है तो हम उसे मेटागास्कर कहते हैं, जो क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो है वो रहने पर जो है वो बनता है पिंक कलर का। तो माणिक जो है वो बर्मा का माणिक सबसे फेमस है। वर्तमान समय में न्यू बर्मा माणिक मिलता है, थाईलैंड का मोजाम्बिक जो है वो मिलता है माणिक जो है, जो आप एफोर्ड कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो ओल्ड बर्मा का माइंस का माणिक जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक इसी क्रम में अगर हम आए पन्ना जो है बेरिलियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पन्ना का केमिकल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो ये जो बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की अगर हम बात करें तो पन्ना में एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बेरिलियम मिलने के बाद उसमें ग्रीन कलर, बेरिलियम की वजह से ग्रीन कलर आता है जो कि पन्ना का फॉर्मेशन करता है। और ये मात्रा बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की मात्रा जिस पत्थर के ढेले में पाया जाए वो पन्ना कहलाता है। और पन्ना ऐसा सबसे पहले ब्राजील में पाया जाता था जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अब जाम्बिया में पाया जा रहा है और वहां से सप्लाई पूरे विश्व में हो रही है। जाम्बिया के अलावा रशियन और कोलंबियन पन्ना भी विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका कलर
हल्का सूगा कलर का होता है, पैरोट ग्रीन कलर का होता है हल्का। बस बशर्ते अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर पन्ना होता है तो वो हमारा जो है वो जाम्बिया का पन्ना होता है। अब अगर हम पन्ना के बाद अगर हम आए तो मूंगा, रेड कोरल कहा जाता है कि ये एक समुद्री वनस्पति है जो समुद्र के अंदर में पाया जाता है। कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें रहती है। बेसिकली ये इटली में इसकी जो है वो फार्मिंग होती है समुद्र के अंदर में, और काफी सारे कारखाना है जहां पर इनकी कटिंग पॉलिशिंग वगैरह होती है, और आयुर्वेद में भी जो है वो इनके भस्म पिष्टी के रूप में यूज किए जाते हैं। मूंगा जो है एक ऐसा रत्न है जो पारदर्शक नहीं होता है, और हम जब भी इसे पहनते हैं तो 15 रत्ती 16 रत्ती एटलीस्ट जो है हमें पहनना चाहिए अगर एज हमारी 15 से ऊपर है। तो जितना एज होगा मूंगा का वेट भी उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है हमारा अगर एज ज्यादा है तो हमारी जो है वो दवा की पावर भी जो है वो ज्यादा होती है। एक बच्चे की दवा की पावर कम होती है, एक युवा की दवा की पावर भी कम होती है, लेकिन एक वृद्ध की अगर मैं बात करूं, एक वयस्क की बात करूं तो उनकी दवा की पावर ज्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार इस रत्न की बात है। मूंगा का वैसा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट में नहीं है, और मूंगा काफी सस्ता रत्न होता है। ये दो तरह का पाया जाता है, एक व्हाइट और एक रेड, सफेद और लाल। सफेद मूंगा जो है वो थोड़ा महंगा सस्ता होता है, लाल मूंगा थोड़ा महंगा होता है। और परखने की जहां तक की बात है तो इसकी डुप्लीकेसी मार्केट में प्लास्टिक के जो है वो बॉल लंबे लंबे जो है वो प्लास्टिक के जो है वो टुकड़े आते हैं जो कि डुप्लीकेट होते हैं इसमें। तो अगर देखा जाए तो वो चूंकि एक लकड़ी होता है, वो वनस्पति होता है तो वो एक लकड़ी होता है। अगर हम हल्की सी बैटरी का पानी अगर उसके ऊपर गिराते हैं तो वो बबलिंग करने लगता है। ये उसे पहचानने का तरीका है, और ऐसे उसकी फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और रत्न तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसे करीब से रहकर छू करके जब तक ना सीखो तब तक पहचानना मुश्किल है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आप किन चीजों को जो है वो ध्यान देंगे। मूंगा के बाद आता है मोती। सेम मोती भी पानी के अंदर सीप के माध्यम से पाया जाता है। चूंकि आजकल फार्मिंग होने लगी है मोती की, तो जगह जगह जो है वो नाना प्रकार के मोती अवेलेबल हो रहे हैं। साउथ सी पर्ल है, ऑस्ट्रेलियन पर्ल है, और बसरई पर्ल के नाम से जाना जाता है जो कि अब अवेलेबल नहीं है, वेनेजुएल पर्ल है। जो मोती स्वयं सीप के ऊपर शीत पड़ने के माध्यम से जो स्वयं बनता है, तो अगर वो स्वयं प्राकृतिक रूप से अगर बनता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी जो है आपके लिए उपलब्धि है कि वो एकदम प्राकृतिक तौर पे जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें फार्मिंग की, तो उसमें जो सीप होते हैं उनको पकड़ के उनके अंदर जो है वो प्लास्टिक के बॉल डाले जाते हैं, और फिर उनको सील करके जो है पानी में छोड़ा जाता है। 8 महीने 10 महीने 12 महीने के लिए उनको रखा जाता है, और उसके अंदर फिर वो उस बॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण चढ़ने के बाद जो है वो एक लेयर फॉर्मिंग होता है ट्यूमर के जैसा। और जो बाद में 8 महीने 10 महीने के बाद जब वो हम निकालते हैं और सीप को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर ट्यूमर के रूप में पाया जाता है, और फिर हम उसको मोती के रूप में यूज करते हैं। तो ये एक फार्मिंग है। मैक्सिमम मोती मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं 1000 2000 5000 के वो फार्मिंग होते हैं। और अगर आपको कहीं 1000 से नीचे की मोतियां मिल रही हैं तो इसका मतलब वो प्लास्टिक का बॉल है, जिसे हम प्लास्टिक का छर्रा करते हैं, चाइनीज सप्लाई, वो कोई काम का नहीं है। और जो फार्मिंग की भी होती है वो भी मध्यम वर्गीय होती है, उसमें भी देखना पड़ता है कि हमारा कोटिंग कितना है। जो अंदर में जो बॉल है प्लास्टिक के, उसके ऊपर में जो कोटिंग है, वो कोटिंग का लेयर कितना है मोती में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पता चलता है कि मोती कितना जो है वो पावरफुल होगा आपके लिए। परंतु मैं इसके लिए आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि मोती से बेहतर है कि अगर आप ओरिजिनल मोती की परख नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि काफी महंगा और काफी जो है वो प्रेसियस और काफी कम मात्रा में अवेलेबल होता है मार्केट में, तो बेहतर है कि आप मून स्टोन रत्न को जो कर सकते हो, क्योंकि मून स्टोन मार्केट में ओरिजिनल अवेलेबल होती है। अब अगर हम मोती के बाद अगर हम बात करें तो आती है बात डायमंड की। डायमंड, अफ्रीकन डायमंड इज वर्ल्ड फेमस, आप सभी जानते हैं। जैसा कि डायमंड में भी काफी डुप्लीकेसी आ चुकी है। मैन मेकिंग जो है वो, जो कि मनुष्यों के द्वारा जो है वो बनाया गया, जो अगर देखा जाए तो वो थर्मल डायमंड भी होता है जिसे हम CVD कहते हैं। सिंडिकेट डायमंड जो अफ्रीका का होता है वो प्रॉपर इफेक्टिव होता है और वो सबसे ज्यादा जो है वो वर्कफुल होता है। डायमंड का अगर हम बात देखें तो डायमंड में रत्न 4C जिसको हम बोलते हैं कैरेट, कटिंग, क्लैरिटी, इन चीजों को जो है वो हम ध्यान देते हैं।
सो अगर हम डायमंड की बात करें तो विदाउट चेकिंग विथ ग्लास डायमंड जो है वो कतई पॉसिबल नहीं है कि जो है वो हम उसको परख सके, क्योंकि एक चमकने वाला डायमंड जब हम ग्लास लगाए तो उसके अंदर जो है वो छींटे भी हो सकते हैं, स्पॉट भी हो सकता है, जो कि उसकी पावर को कम करेगा। चूंकि बहुत तरह के डायमंड जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं आपको जो है वो जो श्रृंगार के रूप में डायमंड पहना जाता है और जो ग्रह रत्न के बारे में है, इसके बारे में मैं आपको डिफ्रेंशिएट जो है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। फिलहाल आप इतना जान के रखो, अफ्रीकन डायमंड इज द बेस्ट। इसके बाद रत्नों में अगर देखा जाए तो दो छाया ग्रह के रत्न होते हैं, एक है राहु और दूसरा है केतु। छाया ग्रह के रत्न उतने कॉस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि केतु के जो कैटसाई होते हैं वो श्रीलंका वाले थोड़े से जो है वो कॉस्टली होते हैं। मार्केट में जो और भी अदर जो अवेलेबल है अफ्रीकन कैटसाई या टाटा कैटसाई वो उतने कॉस्टली जो है वो नहीं होते हैं। बैंकॉक थाईलैंड कैटसाई भी अवेलेबल है। सिलोनी कैटसाई थोड़े महंगे होते हैं। वो कैटसाई भी सेम जो है एक ट्रांसपेरेंट किस्म का ही होता है, उसमें एक लाइनिंग होती है, जब आप उसको मूव करोगे तो वो लाइनिंग व्हाइट कलर का जो मूव करेगा, बिल्ली की आंख की तरह दिखने में जो है वो पत्थर होता है। और छाया ग्रहों की रत्नों में भी हम जो है वो वजन को जो है वो ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं बट वजन मैटर करता है। अगर हम राहु की अगर हम बात करें तो गोमेद रत्न होता है, ये भी श्रीलंका से मिलता है, जिसे हम सिलोनी गोमेद कहते हैं। लेकिन इसके अलावा अफ्रीकन गोमेद भी होता है, उड़ीसा गोमेद भी होता है। इनकी पावर जो है वो कम होती है। मैंने पहले ही बताया है कि श्रीलंका से निकलने वाले जितने भी सिलोनी स्टोन होते हैं वो सारे जो है वो पावर के मामले में काफी स्ट्रांग होते हैं। सो अगर हम गोमेद और कैटसाई की बात करें तो इनकी भी वजन जो है वो जरूरी है। गोमेद में अगर हम बात करें तो कम से कम 12 रत्ती 14 रत्ती का गोमेद जो है वो एक एवरेज पर्सन के लिए जो है वो वजन जो है वो जरूरत होता है। 5 रत्ती 6 रत्ती जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए जो है वो जरूरत होता है। और छाया ग्रहों के रत्नों में उपरत्न की कोई स्थान जो है वो नहीं होती, क्योंकि चूंकि रत्न ही काफी जो है वो कम रेट के होते हैं। और हमें उसमें जो एक बात की ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी बॉडी की एनर्जी क्या है, प्लैनेट जो है वो कितना जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो दे रहा है पावर का, और आप जो रत्न आप परचेज कर रहे हो उस रत्न में कितना पावर है, ये जो है वो मेन थिंग है, ये जो है वो मेन मुद्दा है जो आपको सोचना है। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रत्नों के बारे में जो है वो विशेष जो है वो जानकारी दूंगा। और अगर आपको हमारा ये जो भी रत्नों से संबंधित मैटर जो हमने बताया, अगर इसमें कोई भी प्रश्न वगैरह अगर होगा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है वो प्रश्न अराइज कर सकते हैं। आपको जो है वो दूसरे वीडियो के माध्यम से जो है वो उसका उत्तर दिया जाएगा। तो सर ये आपका जो आपने बताया इतना बृहद में, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। तो धन्यवाद सर ये सेशन के लिए। और अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जो सर ने पूछा कि आप लोगों को अगर कोई भी तरह का सवाल है स्टोन से तो जरूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद सर।